आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 5 केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक होना चाहिए, संयोजन अब कर दिया गया है। पहले उपसह संयोजक लिखा रहता था। तो उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एनसीईआरटी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो देखिए कह रहा है कि उपसह संयोजक यौगिक आधुनिक कार्बनिक व जैव रसायन, अकार्बनिक रसायन तथा रासायनिक उद्योगों के आधार स्तंभ हैं। तो जितने हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, ये मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व जैव अकार्बनिक रसायन यानी जीवों से संबंधित जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवों में पाए जाते हैं तथा रासायनिक उद्योगों यानी जो हमारे इंडस्ट्री हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, उनके आधार स्तंभ हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द बैकबोन, आधार मतलब बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो इनके हमारे बैकबोन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी आधार स्तंभ है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि इससे पूर्व के एकक यानी चैप्टर में हमने अध्ययन किया कि संक्रमण धातुएं यानी ट्रांजिशन मेटल बड़ी संख्या में संकुल यौगिक बनाती हैं यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं। को थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि in the previous unit we learned that the transition metal form a large number of complex compound। तो संकुल यौगिक को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो जितने ट्रांजिशन मेटल हैं बहुत बड़ी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं, जिनमें धातु परमाणु अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं उनमें जो धातु परमाणु यानी मेटल आइटम होता है, अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। तो या तो जो मेटल आइटम है वो निगेटिव चार्ज से यानी एनायनों से या फिर न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल हैं उनके अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉनों का न्यूट्रल कंपाउंड से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेशन करके कंपाउंड बनाए रहते हैं। तो वही कह रहा है कि द मेटल आयन आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस। तो जो मेटल आइटम है, धातु परमाणु है, वो बहुत सारे एनायनों से बंधा रहता है। आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके यानी आदान प्रदान करके। तो वही कह रहा है कि से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन करे यानी बराबर का संयोजन करे। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में ऐसे यौगिक उपसह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो धातु परमाणु हैं वो अनेकों ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन करके परिबद्ध रहते हैं यानी बंधे रहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को आधुनिक समय में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो बात समझ में आई कि मेटल आइटम होगा, उसका एनायन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा जो कंपाउंड बनेगा उन्हें हम उपसह संयोजक जन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। उपसह संयोजन यौगिकों का रसायन आधुनिक कार्बनिक अकार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। कहने का मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं
ये बहुत ही हमारे लिए वरदान के स्वरूप है। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना की नई धारणाओं में ने जैविक तंत्रों के जीवन घटकों में इन यौगिकों की कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। यानी कहने का मतलब कि अब जीवों में जो ये पाए जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इन यौगिकों की कार्य प्रणाली के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी आधुनिक युग में मिल चुकी है। रासायनिक आबंधन क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन तथा कोबाल्ट के उपसह संयोजन यौगिक हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये मेटल है, इन्हीं के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसा अभी हमने पढ़ा ऊपर कि धातु परमाणु अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं से इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर परिबद्ध रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 में कोबाल्ट, ये धातु परमाणु यानी मेटैलिक आइटम है। तो जो परिभाषा में लिखा गया वही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आइटम पाया जाता है, तो हमारा सही होगा मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है, तो आयरन। विटामिन B12 में कौन सा पाया जाता है, तो कोबाल्ट। आपसे नीट में पूछा जाएगा। विविध धातु कर्म प्रक्रमों यानी मेटलर्जी, यानी धातु को शुद्ध करने के जो कर्म यानी कार्य किए जाते हैं, प्रक्रम होते हैं, उन्हीं को हम धातु कर्म प्रक्रम बोलते हैं। तो विविध धातु कर्म प्रक्रमों, औद्योगिक उत्प्रेरकों तथा विश्लेषित अभिकर्मकों में उपसह संयोजन यौगिकों का उपयोग होता है। तो देखिए कई जगह इनका उपयोग होता है, मेटलर्जी में कैटलिस्ट के रूप में, और विश्लेषिक अभिकर्मकों के रूप में उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है। आगे कह रहा है विद्युत लेपन, वस्त्र रंगाई तथा औषध रसायन में भी उपसह संयोजक यौगिकों के अनेक उपयोग हैं। तो विद्युत लेपन यानी बिजली के द्वारा जो ऊपर लेप लगाया जाता है, कपड़ों की रंगाई तथा औषध रसायन में भी उपसह संयोजक यौगिकों के अनेक उपयोग होते हैं। अब इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसको धातु कर्म कहते हैं, इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट, औद्योगिक उत्प्रेरक के रूप में, एनालिटिकल रिएजेंट, जैसे किसी की एनालिसिस करना, इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन, वस्त्र रंगाई यानी टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी हमारी औषध रसायन में भी उपसह संयोजक यौगिकों के अनेक उपयोग हैं। तो ये चीज़ निकल के सामने आए। अब आगे हमारा आ जाता है उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर की जो थियरी है उपसह संयोजक यौगिकों के लिए यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उपसह संयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। तो वर्नर ने सबसे पहले क्या था, उपसह संयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए थे। उन्होंने अनेक उपसह संयोजक यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताई एवं अनेक भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया।
तो कहने का मतलब है कि बर्नर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में दिमाग लगाया और बनाया भी, और बहुत सारी भौतिक एवं रासायनिक व्यवहार के रूप में व्यवहार के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया, प्रायोगिक अध्ययन किया, प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। वर्नर ने धातु आयन के लिए प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंस तथा द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंस की धारणा प्रतिपादित की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्नर साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने धातु आयनन के लिए प्राइमरी वैलेंस तथा सेकेंडरी वैलेंस की जो धारणा है उसको प्रतिपादित किया। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि वर्नर्स प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्राइमरी वैलेंस एंड ए सेकेंडरी वैलेंस। तो प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले वर्नर साइंटिस्ट ने हमको दिया। द्विअंगी यौगिक यानी बाइनरी कंपाउंड जैसे CrCl3, COCl2 तथा PdCl2 में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता क्रमशः 3, 2 तथा 2 है। इसमें 3 देखिए Cl3 है, इसमें 2 क्योंकि Cl2 है, और इसमें भी 2 क्योंकि Cl2 है। तो इनमें द्विअंगी यौगिक में क्या है कि जो हमारे संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता क्रमशः 3, 2 और 2 है। कैसे है वो हमने आपको बता दिया। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में यह पाया गया कि सामान्य ताप पर इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में डालने पर कुछ क्लोराइड आयन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल COCl3.6NH3 लिया गया, इसका कलर पीला है और ये हमको 3 मोल AgCl देता है। तो जाहिर सी बात है Cl3 है तो 3 मोल AgCl देगा। 1 मोल COCl3.5NH3 नील लोहित बैंगनी, ये नीला लोहे जैसा और बैंगनी मतलब ऐसा नीला रहेगा जैसे बैंगन, तो उस तरह का इसमें कलर होता है। तो 2 मोल AgCl देगा, ये 2 मोल AgCl देगा। देखिए Cl3 इसमें भी है लेकिन ये 2 मोल AgCl देगा क्योंकि NH3 जो है यहाँ पर, तो NH3 से कुछ Cl का संबंध है। यहाँ पर एक NH3 कम है तो एक Cl इधर जाके NH4Cl हो सकता है बनाता हो, इसलिए यहाँ पर 2 मोल बनेगा। यहाँ पर क्या है 4NH3 है, ये हरे रंग का होता है तो यहाँ पर 1 मोल AgCl देता है। अब यहाँ पर 1 मोल COCl3, इसमें भी 4NH3 है, ये बैंगनी होता है तो 1 मोल AgCl देता है। तो ये कुछ क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें हमको समझना है। देखिए कह रहा है कि उपरोक्त प्रेक्षणों तथा इन यौगिक के विलयनों के चालकता मापन के परिणामों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। इसमें जो चालकता का मापन है उसको निम्न बिंदुओं के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब दिया गया है। तो जो चालकता यानी कंडक्टिविटी है उनको एक्सप्लेन करने की बात कही जा रही है। तो देखिए पहला बिंदु क्या है जिससे हम कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह यानी क्लोराइड आयन या अमोनिया अणु अथवा दोनों कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। तो ये कंडक्टिविटी के मापन में हम इन बातों को ध्यान रखेंगे, इन बिंदुओं को, कि अभिक्रिया की अवधि में यानी जिस समय अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर जो 6 समूह हैं क्लोराइड आयन या अमोनिया अणु, जैसे यहाँ पर 6 NH3 है तो अमोनिया अणु या क्लोराइड आयन अणु अथवा दोनों, तो ये कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। तो हमें इन्हें कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए मानना है। ये शर्त है चालकता मापन के लिए, कंडक्टिविटी मेजरमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है,
यौगिकों को सारणी 5.1 में दर्शाए अनुसार सूत्रित किया जाए, जिनमें गुरु कोष्ठक में यानी बड़े कोष्ठक में दर्शाए परमाणुओं की एकल सत्ता है, जो अभिक्रिया की परिस्थितियों में वियोजित नहीं होती। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बड़े कोष्ठक में बंध हैं, यहाँ पर देखिए ये बड़े कोष्ठक में जो बंध है ऐसे बंध है, तो बड़े कोष्ठक में जो बंध है इनकी एकल सत्ता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द कंपाउंड आर फार्मुलेटेड एज शोन इन टेबल 5.1 वेयर द एटम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इस बड़े वाले ब्रैकेट में, फॉर्म ए सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिसोसिएटेड अंडर द रिएक्शन कंडीशन। तो सिंगल एंटिटी है इसकी, यानी ये डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं पूरी रिएक्शन में। तो वही कह रहा है कि यौगिक को सारणी 5.1 में दर्शाए अनुसार सूत्रित किया जाए, जिनमें गुरु कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक में दर्शाए परमाणुओं की एकल सत्ता है, जो अभिक्रिया की परिस्थितियों में वियोजित नहीं होती, यानी ये टूटेंगे नहीं जो ब्रैकेट में बंद है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। वर्नर ने धातु आयन से सीधे जुड़े समूहों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। तो वर्नर ने धातु आयन से सीधे जुड़े समूहों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया, यानी सेकेंडरी वैलेंसी नाम दिया। इन सभी उदाहरणों में धातु की द्वितीयक संयोजकता 6 है। तो ध्यान देना है कि जितने एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, पहले इस पूरे को हमें अंडरलाइन करना है। अब हमें ध्यान देना है कि ये जो टेबल दी गई है 5.1, इसमें धातु की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है इन सभी उदाहरणों में, यानी जितने भी एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। अब इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसका रंग पीला है, CONH3 का होल 6 बड़े ब्रैकेट में +3 पावर है इसकी, और 3Cl- है। तो विलयन चालकता संबंध क्या है? 1,3 विलयन अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य, यानी इलेक्ट्रोलाइट। नील लोहित इसका कलर है CO या C0ClNH3 का होल 5 पावर +2 है, 2Cl-। तो 1,2 विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 का रेशियो रहेगा। COCl2NH3 का होल 4 प्लस Cl- 1,1 का विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो रहेगा। और ये हरा है और ये बैंगनी है, COCl2NH3 का होल 4 प्लस Cl- 1,1 का इलेक्ट्रोलाइट रेशियो रहेगा। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो 1,3 है, इसमें 1,2 है, इसमें 1,1, ये 1,1। अब यहाँ पर देखना है कि 3Cl है तो 1,3, 2Cl है तो 1,2, 1Cl है तो 1,1, 1Cl है तो 1,1 का रेशियो है। तो ये चीज़ें हमको समझना है। कलर भी दे दिए येलो, पर्पल, ग्रीन और वायलेट। अब देखिए नीचे कह रहा है कि यह ध्यान देने योग्य है कि सारणी 5.1 में अंतिम दो यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र COCl3.4NH3 समान है। ये COCl मूलानुपाती सूत्र, यानी ये Cl इधर 3 Cl है कुल मिला के, तो COCl3.4NH3 लिख दिया है। ये 4 है ना, तो NH3 4। मूलानुपाती मतलब बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नोट दैट द लास्ट टू कंपाउंड इन टेबल 5.1 हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल का मतलब मूलानुपाती सूत्र, इनके दोनों के मूलानुपाती सूत्र सेम है, यानी 4NH3 इसमें भी है तो 4NH3 इसमें भी है, 3 Cl इसमें है तो 3 Cl इसमें भी है, 1 कोबाल्ट इसमें है तो 1 कोबाल्ट इसमें भी है। हाँ देखिए कह रहा है कि ऐसे यौगिक समावयव यानी आइसोमर कहलाते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। पीछे भी हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जिनकी संरचनाएं अलग हो सकती हैं लेकिन उनका जो आणविक
सूत्र है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर उसी को मूलानुपाती सूत्र कह रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला। वर्नर ने 1898 में उपसा संयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो देखिए पूरा काम वर्नर का ही है। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। तो जो उपसा संयोजक यौगिकों का सिद्धांत है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, कह रहा है कि उपसा संयोजन यौगिकों में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। तो जितने उपसा संयोजक यौगिक हैं उनमें दो प्रकार की वैलेंसी होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयननीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयननीय होती है, यानी आयन बन सकते हैं, तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। और जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव आयन होते हैं, उनके द्वारा संतुष्ट होती है। को थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द प्राइमरी वैलेंसेज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन द्वारा सेटिस्फाई होती है कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी। कह रहा है द्वितीय संयोजकताएं अनायनीकृत होती हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइज होती है, फर्स्ट आयोनाइज होती है, और सेटिस्फाई किससे होती है, निगेटिव आयन से। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, अनआयोनाइज होती है। ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो ऋणात्मक आयनों द्वारा ये प्राथमिक भी संतुष्ट होती है, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता है ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। दोनों बातें आ गई सेकेंडरी संयोजकता में। तो द्वितीयक संयोजकता उपसा संयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। तो जो सेकेंडरी संयोजक द्वितीय सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है तथा इसका मान किसी विशेष धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। ये ध्यान देना है कि किसी मेटल विशेष के लिए सेकेंडरी वैलेंसी हमारी फिक्स होती है। अब देखिए आगे कह रहा है कि धातु से द्वितीय संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसा संयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। दिक् स्थान मतलब खाली स्थान, और स्पेस में मतलब खाली स्थान, जैसे सूरज चांद सितारे हैं इनके बीच में जो खाली जगह, स्पेस। तो वही कह रहा है कि धातु से द्वितीय संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसा संयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से व्यवस्थित होते हैं आयन या आबंधित आयन समूह द्वितीयक संयोजकता से। तो द्वितीयक संयोजकता से धातु के जो आबंधित आयन या समूह होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से फ्री स्पेस में व्यवस्थित रहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है द आयन आर ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। अब देखिए आगे कह रहा है कि आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की दिक् स्थान व्यवस्थाओं को समन्वयन बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये समन्वयन हो रहा है इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या समन्वयन बहुफलक कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फलक हो जाएंगे। जैसे हमारे पास किताब होती है
तो एक फलक ऊपर होता है, एक नीचे, एक अगल, एक बगल, एक इधर, यानी 6 फलक होते हैं। तो उसी प्रकार इस बहुफलक होंगे तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। तो गुरु कोष्ठक में लिखी स्पीसीज संकुल तथा गुरु कोष्ठक के बाहर लिखे आयन प्रति आयन यानी काउंटर आयन कहलाते हैं। तो बड़े वाले कोष्ठक के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज लिखी हुई है और उसके बाहर ये आपस में काउंटर आयन कहलाते हैं। इस बात को ध्यान देना कि आपस में काउंटर आयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर कॉम्प्लेक्सेज एंड द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। तो अंदर वाले बड़े कोष्ठक के अंदर वाले आयन या स्पीसीज और बड़े कोष्ठक के बाहर वाले आपस में काउंटर आयन कहलाते हैं। ये बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि उन्होंने यह भी अवधारणा दी कि संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों में क्रमशः अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल व वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर ज्यामितियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो समन्वयन यौगिक हैं तो उनमें अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर की बात की गई है तो कहा जा रहा है ऑक्टाहेड्रल हो सकता है या टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री पाई जाती है। इस प्रकार CONH3 का होल 6+3 पॉजिटिव है ब्रैकेट के बाहर, या COClNH3 का होल 5+2 तथा COCl2NH3 का होल 4+ की ज्यामितियाँ इसकी अष्टफलकीय, मतलब इन सब की अष्टफलकीय हैं, जबकि NiCO4 तथा PtCl4 की पावर -2 क्रमशः चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय है। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ कंपाउंड दिए गए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताया गया है। तो इन स्ट्रक्चर को हमें समझना है कि किस चीज़ का कौन सा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। अब देखें एक एग्जाम्पल आ जाता है, इसको करेंगे तो हमें और अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में बात आएगी। अब देखें उदाहरण 5.1 है, कह रहा है जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बतलाइए। तो ये धातुएं, जो धातु इसमें प्रयुक्त की गई हैं, इनकी जो है हमें सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। कह रहा है आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या। तो आधिक्य में AgNO3 यानी AgNO3 ज़्यादा मात्रा में है, ये कंपाउंड कम मात्रा में मिलाया गया है, तो 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या। तो अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो कह रहा है उससे जो AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है उसके मोलों की यहाँ पर संख्या दी गई है। तो PdCl2.4NH3 से 2 मोल AgCl नीचे जम के बैठ गया है विलयन में, इससे 2 मोल, इससे 0, इससे 1, इससे 0। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समझेंगे और समझ के करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बातें समझना पड़ेगा। जैसे वर्नर ने हमको बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, ऊपर अभी हमने पढ़ा है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी की अगर बात करें तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, और अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। अब बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो जो स्फीयर होता है, जैसे बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स के जो अंदर होता है वो कभी नहीं डिसोसिएट होता है। तो वही लिख रहा है कि कैन नॉट डिसोसिएट स्फीयर एटम आर मॉलिक्यूल आउटर एटम ऑफ द स्फीयर डिसोसिएटेड। तो जो बॉक्स के अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो कभी नहीं डिसोसिएट होते, बाहर वाले डिसोसिएट होते हैं। बस अगर आपको इतनी बात पता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो अब देखिए पहले में कह रहा है
कि PdCl2.4NH3 की AgNO3 से रिएक्शन हुई तो 2 मोल AgCl प्राप्त हुआ। तो 2 मोल AgCl जो प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि Ag में NO3 हट के Cl आया है। तो जाहिर सी बात है कि 2 Cl आए होंगे, तो बाहर वाले ही रिएक्शन में भाग दे सकते हैं, सकते हैं और टूट सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 Cl हैं ये बाहर हैं। तो Pd और NH3 का होल फोर्थ ये अंदर होगा। तो Pd NH3 का होल फोर्थ +2 बनाएगा और 2 AgCl बनेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों Cl बाहर हैं और ये 4 NH3 अंदर है। तो इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 Cl बाहर होंगे, क्योंकि बाहर वाले ही रिएक्शन करते हैं तभी 2 मोल AgCl बन रहा है। इस बात को समझना है। अब देखिए NiCl2.6H2O, तो NiCl2.6H2O में 2 मोल बन रहा है AgCl। इसका मतलब ये दोनों Cl बाहर हैं और 6 H2O अंदर है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो सेकेंडरी 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए हमने करके भी दिखाया है। ये 6 H2O अंदर है और Cl बाहर है, तो दोनों रिएक्शन करके 2 AgCl बना है। अब PtCl4.2HCl में यहाँ पर 0 दिखा रहा है कि कोई AgCl नहीं हुआ, यानी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। तो इसका मतलब है कि ये Cl जो है ये अंदर होंगे। अब जाहिर सी बात है कि Cl अंदर होंगे, तो ये Cl 4 ये हैं और 2 ये अंदर, तो 6। तो यहाँ पर PtCl6 इस तरह बनेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6, और यही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। तो नॉट प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए COCl3.4NH3 में लिख रहा है कि 1 मोल AgCl बना है। इसका मतलब केवल 1 Cl बाहर है, बाकी बड़े वाले कोष्ठक के अंदर है। तो 4 ये हो गए और 2 Cl यहाँ बचेंगे अंदर, तो 6 हो गए। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6, और यही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए COCl3NH3 का होल फोर्थ +1 AgCl बना। यहाँ पर 2 होंगे, एक तो बाहर चला जाएगा ना, एक बाहर चला जाएगा, तो 2 बचेंगे, तो 4 2 6 हो जाएंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ पर PtCl2.2NH3, इसमें 0 मोल बन रहा है। इसका मतलब है कि ये Cl और NH3 सब अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि 2 NH3 हो गए, 2 Cl, यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 लिखा गया है। यहाँ पर देखिए हमने करके भी दिखाया है कि PtCl2.2NH3, इसमें रिएक्शन होगी AgNO3 से, तो PtCl2 ब्रैकेट में NH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में समझना है और करने का प्रयास करना है। तो ये आंसर हमारा निकल आया। फिर से एक बार समझिए, PtCl2.4NH3 है, तो वर्नर ने बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राथमिक संयोजकता, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, और द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें बॉक्स के जो अंदर होते हैं वो कभी रिएक्शन में भाग नहीं लेते, जो बॉक्स के बाहर होगा वही रिएक्शन में भाग लेगा। अब यहाँ पर AgCl के 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें Cl ये दोनों बाहर हैं, तो भीतर क्या बचा? केवल 4NH3, तो इसलिए द्वितीयक संयोजकता 4 होगी। इसमें देखिए 2 मोल बन रहे हैं AgCl के, इसका मतलब NiCl2 में दोनों Cl2 बाहर हैं, 6 H2O केवल अंदर है, तो 6 H2O, इसलिए द्वितीयक संयोजकता 6 है। यहाँ पर देखिए PtCl4.2H2O 0 दिखा रहा है, यानी कोई AgCl नहीं बनेगा, तो ये 2 Cl भी अंदर होंगे, तो 4 Cl ये 2 ये, यानी 6। तो तीसरे का देखिए द्वितीयक संयोजकता 6 है। अब इसमें देखिए COCl3.4H2O 1 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब 1 Cl बाहर होगा तब रिएक्शन करके AgCl का 1 मोल बनाया है, तो 1 बाहर हो गया, तो 4 NH3 और 2 Cl यानी 6। तो देखिए यहाँ पर
ये चौथा, द्वितीय संयोजकता 6 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 5वां देखते हैं, तो PtCl2 0 AgCl है, इसका मतलब ये दोनों Cl अंदर ही हैं, तो 2 NH3 और 2 Cl 4, तो द्वितीय संयोजकता 4 हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, अब इसको देखते हैं। कह रहा है द्विलवण तथा संकुल में अंतर, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बाई साल्ट जिसको बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में डबल साल्ट बोलेंगे। तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हमको समझना। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। आज बस यहीं तक।